क्वेश्चन जो बात करेगा माइनर एग्रीमेंट की। माइनर एग्रीमेंट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन की हेल्प लेंगे। क्वेश्चन के फैक्ट देखते हैं। एक लड़का है गोपाल, उसकी एज अभी 17 ईयर है। उसने अपना घर रवि को 2 लाख में बेच दिया। बाद में गोपाल बोलता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम माइनर था। यह बात सुनकर रवि सीधा एडवोकेट के पास पहुंचता है और एडवोकेट से 2 क्वेश्चन करता है। पहला क्वेश्चन, क्या मैं लीगली घर का पोजीशन ले सकता हूं? और अगर घर का पोजीशन नहीं मिलता तो क्या मैं 2 लाख वापस ले सकता हूं? इस पर एडवोकेट सब कुछ जानते हुए भी बहुत ही चतुराई से बोलता है, फाइल और पैसे सबमिट कर दो, केस स्टडी करके बताते हैं। अब हम बात करते हैं केस स्टडी की, जो हम सेक्शंस की हेल्प से समझेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेजर एक्ट 1975 का सेक्शन 3, जो डिफाइन करता है माइनर और मेजर की एज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, माइनर वह होता है जिसकी एज 18 ईयर से कम होती है और मेजर वो होता है 18 ईयर से ज्यादा होती है, जिसकी एज 18 ईयर से ज्यादा होती है। और हमारे केस में गोपाल की एज अभी 17 ईयर है, जिसका मतलब है गोपाल अभी माइनर है। अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के सेक्शन 10 की, जो बताता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। सेक्शन 10 में मेनली 4 पिलर हैं। फर्स्ट पिलर, कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब फ्री कंसेंट हो, मतलब कि दोनों पार्टी अपनी मर्जी से एग्री हो, कोई धमकी, धोखा या प्रेशर ना हो। सेकंड पिलर, कॉम्पिटेंट पार्टीज हो। कॉम्पिटेंट का मतलब जिन पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट होना है उसमें बच्चे, कोई अनसाउंड माइंड मतलब पागल ना हो और कोई ड्रंक पर्सन ना हो। अगर होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा और हमारे केस में गोपाल अभी कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है। थर्ड पिलर, लॉफुल कंसिडरेशन हो, मतलब कोई इलीगल इमोरल काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। फोर्थ पिलर, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, मतलब कि अगर कोई बोले डाका डालने चलना है, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अभी तक हमने 2 सेक्शन देखे, मेजर एक्ट सेक्शन 3 जो एज डिफाइन करता है, और सेक्शन 10 जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है उसकी डेफिनेशन देता है। अब बात करेंगे सेक्शन 11 की। इसकी डेफिनेशन बताती है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट, जो माइनर हो, सेकंड, अनसाउंड माइंड पर्सन, थर्ड, जिसे लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हो, लाइक बैंक करप्ट पर्सन। अब देखते हैं सेक्शन 12। ये सेक्शन साउंड माइंड को डीपली डिफाइन करता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा हो उस टाइम पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को समझने और कॉन्ट्रैक्ट के रिजल्ट को समझने के लिए मेंटली फिट हो। अगर वह मेंटली फिट नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा। अभी इन चारों सेक्शन को ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था मेजर एक्ट सेक्शन 3, जो देता है 18 ईयर से बड़ों को कॉन्ट्रैक्ट फ्री में। अब बात करेंगे सेक्शन 10 की। इसको याद करने के लिए हम 10 लोगों से कांटेक्ट करने के लिए जाएंगे। जो कोई तो माइनर है, कोई ड्रंक, कोई अनसाउंड माइंड, कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व, और इन 10 के 10 का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होंगे। अब बात करेंगे सेक्शन 11 की, जो बोलता है कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट वो तो नहीं कर सकता जो कोई बच्चा है, मतलब जो एक और एक को 11 बोलता हो। अब आएगा सेक्शन 12, साउंड माइंड। साउंड माइंड से याद करेंगे, पार्टी में 12 बज गए हैं, डीजे बंद हो गया है, बट अभी भी माइंड को साउंड चाहिए। ऊपर के सभी सेक्शन से यह मालूम चलता है कि गोपाल और रवि के केस में रवि को पोजीशन तो नहीं मिल सकता। अब देखते हैं क्या रवि ने जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 2 लाख दिए थे वे वापस मिल सकते हैं या नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 64। सेक्शन 64 बोलता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होता है तो एक पार्टी को उसका रिफंड मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज एक डॉन था जिसका नाम था चिंटू डॉन। वह पप्पू कालिया से उसका घर, जिसकी वैल्यूएशन 2 करोड़ थी, गन पॉइंट पर 2 लाख में अपने नाम करवा लेता है। स्टार्टिंग में पप्पू कालिया डरा हुआ था, इसलिए उसने नाम भी कर दिया था, बट लेटर ऑन पप्पू कालिया अपना रंग दिखाता है और केस कर देता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और उसका रिफंड, जो इस केस में उसका घर था, पप्पू को वापस मिल जाता है।
बट सेक्शन 64 हमारे केस में अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमारा माइनर केस है। हमारा केस स्टार्टिंग से ही वॉइड अब इनिशियो है। ये एक लीगल टर्म है। इसका मतलब स्टार्टिंग से ही जीरो होना होता है। सिंपल लाइन में समझे तो माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में वॉइडेबल का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। अब देखते हैं सेक्शन 65 जो बताता है अगर एग्रीमेंट स्टार्टिंग में वैलिड लग रहा था बट लेटर ऑन वॉइड हो जाता है तो रिफंड देना पड़ेगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अमित ने अपनी वेडिंग के लिए शर्मा जी का वेडिंग हॉल बुक किया। अमित ने 1 लाख एडवांस में दे दिए। शादी से पहले हॉल में आग लगने के कारण अमित की शादी उसमें नहीं हो सकती। अब कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है। और हमारे केस में तो स्टार्टिंग से ही वॉइड अब इनिशियो था, मतलब स्टार्टिंग से ही जीरो था। तो यहां भी रवि का रिफंड नहीं होगा। जब ये सब स्टडी करने के बाद एडवोकेट रवि को सारी सिचुएशन बताता है तो रवि केस फाइल वापस लेकर डीयू से ग्रेजुएट एडवोकेट को दे देता है। एडवोकेट जो सारे सेक्शन अच्छे से जानता था, रवि को बताता है तुम्हारे पैसे सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 सेक्शन 3T3 से मिल सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 33 बोलता है जब कोर्ट किसी एग्रीमेंट को कैंसिल मतलब के रिसेशन करता है तो कोर्ट यह देखकर डिसाइड करेगा कि जिस पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ दिया, पैसे दिए, बेनिफिट दिया, उस बेनिफिट को वापस करवाना फेयर है या नहीं। बट माइनर के केस में कोर्ट डायरेक्ट माइनर को पैसे देने के लिए नहीं बोल सकता, बट सेक्शन 33A के अकॉर्डिंग माइनर की प्रॉपर्टी माइनर के अकाउंट से डायरेक्ट पैसे वापस करने का ऑर्डर पास कर सकता है। फर्स्ट केस मोहोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। इस केस में धर्मदास घोष माइनर था। उसने अपनी प्रॉपर्टी जो कि उसका हाउस था उसको मॉर्टेज रखा ब्रह्मोदत्त के नाम के मनी लेंडर के फेवर में। ब्रह्मोदत्त के अटॉर्नी केदारनाथ ने ही पूरा ट्रांजैक्शन हैंडल किया था। मॉर्टेज अमाउंट 20,000 रुपीज था 12% के इंटरेस्ट के साथ। ट्रांजैक्शन के टाइम धर्मदास माइनर था। ब्रह्मोदत्त को पता था कि धर्मदास माइनर है क्योंकि उसके पास एक लेटर आया था। 17 जून 1895 को फिर भी मॉर्टेज बन गया। धर्मोदास ने बाद में बोला कि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और बोला कि उस टाइम माय माइनर था। ब्रह्मोदत्त ने बोला ठीक है, मॉर्टेज वॉइड है, पर मेरे पैसे तो वापस कर दो। बट धर्मदास ने पैसे वापस करने से भी मना कर दिया और फिर ब्रह्मोदत्त कोर्ट चले गए। इस इशू में कोर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था क्या मॉर्टेज डीड वैलिड थी या वॉइड। क्वेश्चन सेकंड क्या माइनर धर्मदास को पैसे वापस देने पड़ेंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था या वॉइड। अब इनिशियो मतलब कि स्टार्टिंग से जीरो था। इस पर कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया। कोर्ट ने बोला माइनर कॉन्ट्रैक्ट वाइड। अब इनिशियो मतलब के स्टार्टिंग से जीरो होता है। कोर्ट ने बोला कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 और 11 क्लियर है, माइनर कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है, इसीलिए माइनर का कॉन्ट्रैक्ट बिगनिंग से जीरो था और मॉर्टेज का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, वह भी नल एंड वॉइड हो जाता है। माइनर को पैसे वापस देने की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं हो सकती है। कोर्ट ने बोला माइनर को रिफंड करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, माइनर किसी प्रॉमिस से बाउंड नहीं होता। सेक्शन 64 और 65 अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड था, मतलब स्टार्टिंग से ही जीरो था। मनी लेंडर ने बोला इक्विटी के हिसाब से पैसे तो वापस हो सकते हैं। इस पर कोर्ट ने बोला इक्विटी भी माइनर के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं हो सकती क्योंकि इक्विटी लॉ भी माइनर्स को प्रोटेक्ट करता है। कंक्लूजन माइनर का कोई भी एग्रीमेंट वाइड अब इनिशियो होता है। माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से बाइंड नहीं होता। माइनर को पैसे लेने पर रिटर्न करने की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। सेक्शन 64A और 64 और 66(5) माइनर के केस में अप्लाई नहीं होते। कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया एग्रीमेंट विथ माइनर इज एब्सोल्यूटली वॉइड। अब देखते हैं सेकंड केस खान गुल वर्सेस लखा सिंह 1928। इस केस में डिफेंडेंट जो माइनर था, मेजर बनकर मतलब के 18 ईयर से ऊपर का बनकर प्लेंटिफ को हाफ स्क्वायर प्रॉपर्टी 17,500 में बेची, 8,000 कैश लिए और 9,500 प्रोमिसरी नोट के थ्रू लिए। प्लेंटिफ ने टोटल अमाउंट पे कर दिया पर माइनर ने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया। प्लेंटिफ ने बोला या तो हमें प्रॉपर्टी दो या हमारे 17,500 वापस करो। ये केस कोर्ट में गया
और कोर्ट को डिसाइड करना था। क्या माइनर ने जब झूठ बोलकर खुद को मेजर बताया तो क्या उसको लेटर आई एम माइनर बोलने से रोका जा सकता है? मतलब कि पहले तो उसने झूठ बोला और बाद में वह माइनर बता रहा था। क्या कोर्ट माइनर का प्रोटेक्शन खत्म कर सकती है? और अगर माइनर प्रॉपर्टी नहीं देता तो पैसे भी अपने पास रख सकता है। इसको समझने के लिए पहले हमें डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल एविडेंस एक्ट 115 देखना होगा, जो बोलता है जिसने झूठ बोलकर दूसरे को मिसलीड किया वो बाद में अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकता। बट कोर्ट ने बोला एस्टॉपल एक जनरल प्रिंसिपल है और माइनॉरिटी के स्पेशल प्रोटेक्शन है, और इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन जनरल प्रोटेक्शन पर हावी दिखाई पड़ता है। मतलब माइनर स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में आता है, इसलिए एस्टॉपल माइनर पर अप्लाई नहीं होता और कोर्ट ने डिसीजन दिया एस्टॉपल इज नॉट अप्लाई टू माइनर्स। चाहे माइनर ने झूठ बोला या फ्रॉड किया हो, वह बाद में कह सकता है मैं माइनर हूं। कोर्ट ने बोला अगर हम माइनर पर एस्टॉपल लगा देते तो लॉ के सारे प्रोटेक्शन खत्म हो जाएंगे। माइनर प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, बट क्या पैसे भी नहीं देगा? यह पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, पोजेशन देने का आर्डर नहीं, बट माइनर का फ्रॉड कोर्ट को नुकसान दिख रहा है, इसलिए कोर्ट इक्विटी अप्लाई करेगा। इक्विटी इज इक्वल टू फेयरनेस। कोर्ट ने बोला माइनर पर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं करेंगे, पर जो बेनिफिट उसने लिए हैं वह रख भी नहीं सकता। यहां पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 33 अप्लाई होगा और रेस्टिट्यूशन के थ्रू माइनर की प्रॉपर्टी से प्लेंटिफ को पैसे वापस किए जाएंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो और कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें यूजर नेम उज्ज्वल ढाका 05।